अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं वैन हॉर्न की बुक का चैप्टर नंबर 10 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में उसका वन पोर्शन देख लिया था अकाउंट रिसीवेबल का। आज हमने डिस्कस करना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पोर्शन को। इन्वेंट्री बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको हमने देखना है। इन्वेंट्री होती क्या है और हम जो है उस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं कि उसके जो है हम मैनेजमेंट को डिस्कस करें, क्योंकि मैनेजमेंट को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट से मुराद हमारा क्या होता है कि एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, ठीक हो गया, और उसको कंट्रोल करना हमारा जो है कंसर्न होता है। ठीक है, जबकि हम जो है जब इन्वेंट्री की जो है डेफिनेशन को देखें तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, सिंपली कि अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज प्रॉपर्टी, गुड्स इन स्टॉक और द कंटेंट्स ऑफ बिल्डिंग। तो क्या इट कैन बी एनीथिंग कि आपकी जो है सिंपल आपके पास जितना सामान जो है स्टॉक में मौजूद है उसको भी जो है हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, अगर हम जो है प्रॉपर्टी वगैरह को देखें तो वो भी हमारे पास क्या है कि जो है आपके शामिल हो जाती है किस चीज़ में, इन्वेंट्री में। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, उनकी इन्वेंट्रीज भी वेरी करती हैं। ठीक है, और इसमें जो है हमने चैप्टर में देखना होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को। उसके अलावा हमने जो है थोड़ा सा ओवरव्यू लेना होगा जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम का और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। So let's start with the inventory management and control. The author says that inventories form a link between production and sale of a product. There is an association between the production and the sale of a product, because when you are producing something, you need some products or you need some inventory, and therefore we call it that we start with the raw material. Like we use the raw material to start your production process. Without raw material, how you are going to start your production? Like we say that if you are preparing furniture, so for furniture you must need some wood, then you can start your production. Without wood, how you are going to start your production? So that is why there is a link between production and a sale of a product, and that is why we are focusing on inventories. So हम सिंपल अल्फाज में अगर इसको जो है कहें तो हम यही बात कह सकते हैं कि इन्वेंट्री क्या करता है, ब्रिज का काम परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है कि आपकी जो है प्रोडक्शन और सेल प्रोडक्ट की कैसे होगी। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं कि जब हम जिक्र करते हैं इन्वेंट्रीज का, तो हमारे पास जो है इन्वेंट्रीज डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती है या हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में चल रही होती है, जिसको हम डिफरेंट नेम से पहचानते हैं। डिफरेंट नेम से हम जो है उसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जिसमें पहले हम जो है बात करते हैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का। जैसे मैंने आपको कहा कि वी नीड रॉ मटेरियल टू स्टार्ट अवर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, विदाउट रॉ मटेरियल वी कांट स्टार्ट अवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो हमें जो है रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जैसे मैंने कहा कि फॉर फर्नीचर यू नीड वुड। ठीक है, सो सेकंड हमारे पास क्या हो जाता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। हमारी जो है कुछ ना कुछ इन्वेंट्री ऐसी होती है जो हमेशा जो है इन प्रोसेस चल रही होती है, उस पर काम चल रहा होता है। ठीक है, वो मशीन जो है उस पर काम कर रही थी, क्योंकि मशीन हम जो है ठहरा नहीं सकते, वो जो है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन अपनी स्टार्ट कर रही होती है। तो कुछ चीज़ें जो है जैसे हम कह देते हैं कि लेट्स से वी आर प्रोड्यूसिंग 20 चेयर्स, इन 20 चेयर्स 10 आर रेडी फॉर सेल and remaining 10 are not ready yet. We are going to prepare them soon in a day or two. So they are in work in process. Number third, we have a transit inventory. Before transit inventory, we say finished goods. Like I have given you the example that we have 20 chairs. We have produced 20 chairs, but 10 are still in work in process, and the other 10, which are ready for sale, are the finished goods. So finished goods are those goods which are ready for sale. So in transit inventory, we means that simply we can say that कि जब आपके जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, ठीक है, आप जो है एक सामान को रवाना कर देते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है क्या, और वो उसके जो है पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इन ट्रांजिट कहते हैं। कि लेट से हमने जो है सामान मंगवाया था, ठीक है, अब वो जो है रास्ते में है, अब जब तक जो है वहां से वो जो है डिलीवर करा देता है और हम तक पहुंचता नहीं है, ठीक है, तब तक हम उसको कहते हैं इन ट्रांजिट। ठीक है, इन ट्रांजिट हमारे पास जो है इस चीज़ को सिंपली कहा जाता है। अगर हम इसको जो है डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन भी हमारे पास जो है सिंपल अल्फाज में क्या कहती है कि ट्रांजिट एज द नेम suggest that inventory that has been shipped by the seller but has not yet reached the buyer's destination. Since that inventory is in transit, it is also called pipeline inventory. Okay, so we can say that the inventory which is shipped by the seller
towards us. This is also known as simply known as in transit inventory, and we have to include this. We have to also manage this, and its management is really crucial. That how we are going to manage it. So in this chapter, we also focuses on the focusing on the in transit inventory. That how we are going to manage the stocks and how we are going to carry our orders. That our goods will be shipped in time or not. So the question which comes into mind that inventory, how much flexibility inventory provides us. Okay, so inventory provides flexibility for the firm in purchasing. It can provide you ease in purchasing. जैसे कि आप क्या करते हैं कि जब आप प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसका आपको क्या हो जाता है, एस्टिमेट पहले से पता चल जाता है कि हमें कितना जो है यूनिट्स चाहिए, हमें जो है कितना प्रोडक्ट चाहिए, हम उसको देखते हैं। अब अपने प्रोडक्ट्स को उसी के अकॉर्डिंगली स्केड्यूल कर सकते हैं कि जी हमने कब कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, उसको हम इंक्लूड करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है एफिशिएंट सर्विसिंग ऑफ कस्टमर डिमांड्स। और अगर हम जो है क्या कर रहे हैं कि कस्टमर हमसे डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो हम उसको टाइमली जो है फुलफिल कर सकते हैं। कभी आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। हम इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं कि जो है इसकी इन्वेंट्री की प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, ताकि हमें जो है इस किस्म का जो हर्डल्स फेस आती हैं वो ओवरकम हो सके। So next question arises that how does a firm determine appropriate level of inventories? So important question कि आप किस तरीके से डिसाइड करोगे कि जी हमारे पास इतनी इन्वेंट्री होगी तो ये एक ऑप्टिमम लेवल होगा, एक बेस्ट लेवल होगा, जिस पे ना हमारे पास जो है एक्सेस होगा, ना ही हमारे पास जो है आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन होगी। तो कहता है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू एम्प्लॉय अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। We have to see that it is costing high or it is costing less. So compare the benefits of the economies of production, purchasing and product marketing against the cost of the additional investment in inventories. अगर हमारी जो है कॉस्ट वो जो है कम आ रही है, अगर हम एडिशनल इन्वेंटरीज को प्रोड्यूस करते हैं और हमें जो है उसके जो है परचेजिंग और वहाँ से जो है बेनिफिट मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास लेवल मौजूद रखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। इसके लिए कॉमन मेथड जो है हम इस्तेमाल करते हैं वो है एबीसी इन्वेंटरी मेथड का। ठीक हो गया, जिसके जरिए से हम इन्वेंटरी को कंट्रोल करते हैं। और वो कहता है कि मेथड विच कंट्रोल्स एक्सपेंसिव इन्वेंटरी आइटम्स मोर क्लोजली देन लेस एक्सपेंसिव आइटम्स। कि जो क्या करता है कि आपके जितने भी एक्सपेंसिव आइटम्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर आप जो है क्या करोगे कि सारे के सारे पैसे जो है अपने एक्सपेंसिव आइटम्स में बंद कर दोगे, तो आपकी जो रिमेनिंग गुड्स हैं वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसके दरमियान एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम जो है एबीसी के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, एबीसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। और एबीसी सिस्टम हम कहता है सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो कहता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स जो आपके पास मौजूद होते हैं, वो आप क्या करते हो कि वो जो है इतने ज़्यादा आपको नहीं रखने चाहिए, क्योंकि उसमें जो है रिस्क हो सकता है, ना बिके तो आपकी कॉस्ट ज़ाया हो सकती, पैसे आपके ज़ाया हो सकते हैं। और आपके पास जो है क्या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जो है उसके वेस्टेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको कोई और मटेरियल जो है उसकी जगह पे रख लेना चाहिए जो लो प्राइस हो और जो क्या हो ज़्यादा जो है सेलेबल भी हो। तो इसलिए हमने उसको जो है ग्राफ में शो कर दिया। ठीक है, कि हमने वन साइड पे जो है इसको ले लिया, राइट साइड पे कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ आइटम्स इन इन्वेंटरी, और दूसरे जो लेफ्ट साइड पे हमने वहां पे क्या लिया, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इन्वेंटरी वैल्यू। कि लेट से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ए इन्वेंट्री है, उसकी परसेंटेज क्या है, इन्वेंट्री वैल्यू उसकी जो है 70% है। ठीक है, और उसको हमने क्या कर दिया, 15% रखा हुआ है। बाकी जो हमारे पास जो है बी है, उसकी जो है वैल्यू हमारे पास 90 है, हमने उसको क्या किया, 45% रखा हुआ है। सी की जो हमारे पास जो है कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू है वो 10% जो है 100% हमने रखा हुआ है उसको। ठीक हो गया, हमने जो है आइटम्स को 100% अपने पास रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है हमारे पास जो है उनसे बाकी के निस्बत जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि 70 बहुत ज्यादा है, फिर 70 टू 90 देखें तो पोर्शन, और 90 टू 100। इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, उसके हम जो है परसेंटेजेस को देख रहे हैं कि हमारे पास जो मोस्ट जो है एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, हम उसको बेसिक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और सिंपली अगर हम इसको जो है कहें, कहते हैं कि इफ a firm were to rank inventory items by decreasing value per item, we might get a cumulative distribution that looks like we are looking at the figure that we have distributed in ABC, and they are showing that 15, 45, and 100%. So we can find that as a group A, items reflect that fact. Reflect the fact that roughly 15% of the items in inventory account for 70% of inventory value.
The next 30% of the items group B accounts for 20% of inventory value. Okay, 70 to 90, as I have earlier mentioned, and the remaining and more than half or 55% of, or we can say that next 30% of item group B account for 20% of inventory, and the more than half or the 55% of the items explain only 10% of the total inventory value. So we are distributing it according to that. So we can say that based on this typical breakdown, in which a relatively small proportion of items account for most of the total inventory value, it seems reasonable for the items to devote more care and attention to controlling the more valuable items. This can be accomplished by assigning them a classification as we have given it, and reviewing these items more frequently. B and C items might warrant increasingly less rigorous, less timely reviews. This system is often we are known as the ABC approach, because we are saying that the factors other than dollar value may also need to be considered when developing a classification plan. For example, whether something is critical or bottleneck item, or maybe sooner become obsolete. So we have to focus on these items as well, because they need attention. If we are not focusing on the items that are obsolete so too soon, so they are going to create a problem for us, and it will cost us. So that is why we have distributed the item. And if I give you a simple example, like we see that जैसे कि हमारे पास जो है एक सिंपल हम जो है सोनार की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि आप जो है जो उसके दुकान पे जाते हैं वहां पे आपको जो है गोल्ड के आइटम्स जो है कम नजर आएंगे, और आपको जो है जो चांदी के आइटम्स होंगे वो बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, वो उनके पास उस वक्त मौजूद होगी, गोल्ड थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद होगा। डायमंड का जब आप जिक्र करेंगे तो वो आपको कहेगा कि सर आप जो है चूज कर लें, हम जो है डायमंड लेंगे, हम जो है आपको बना कर दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही रेयर आइटम है, और वो जो है क्या होता है उसके चांसेस होते हैं चोरी होने के, बाकी जो है ज़ाया होने के, खराब होने के चांसेस उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है शामिल होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसको इतना जो है अपने पास नहीं रखते, उसको जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं, और जैसे ही वो जो है उसके एक या दो आइटम्स जो है सेल आउट हो जाते हैं, वो डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, फिर एक दो आइटम्स ले आते हैं, उतना ज़्यादा उसको क्वांटिटी में नहीं लाते हैं। अगर इसकी मैं दूसरे की एग्जांपल आसान से आपको दे दूं, कि अगर आप देखते हैं दुकान को, दुकानदार में क्या क्या करता है कि आपके पास टॉफियां बहुत ज्यादा लेकर आता है, क्योंकि उसकी वर्थ बहुत कम होती है और उसके जो है और फ्रीक्वेंटली सेलेबल चीज है। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें कि वो क्या करता है कि आपके पास जो है शैम्पू और बाकी जो आइटम्स हो जाते हैं, चीनी की पत्ती और ये चीजें, तो वो जो है थोड़ी सी कम मिकदार में उससे पड़े होते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा रोजाना कोई नहीं खरीदता। ठीक है, जब खत्म होता है तो उसके बेसिस पे खरीदे जाते हैं। और थर्ड आपके पास क्या आता है, आटे की बोरी आ जाती है, चीनी की बोरी आ जाती है, तो वो उन्होंने बहुत ही कम आइटम्स रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत टाइम ज्यादा उस पर लगता है, और उस पर कॉस्ट उनकी बहुत ज्यादा जो है बाउंड होती है। तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ज्यादा जो है वर्थ के आइटम्स है उनको कम रखे, और उनको बार बार रिव्यू करते हैं कि जैसे ही वो कम हो जाता है, फिर उसके जो है जो ऑप्टिमम लेवल उन्होंने एडजस्ट किया होता है उसको दोबारा से फुलफिल कर लेते हैं, ताकि उसमें कमी ना आए। सो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, हाउ मच टू ऑर्डर, कि हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए। एबीसी सिस्टम तो हमने कह दिया कि ठीक है, हम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन फिर एक्चुअली हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए? सो हमें ऑर्डर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमम लेवल को फाइंड करने के लिए हमें तीन चीजों पे डिपेंड होना पड़ता है। पहली चीज फोरकास्ट यूजेज, क्या हमें जो है फोरकास्ट करना पड़ता है कि कितना यूज हो रहा है एक प्रोडक्ट, उसके लिए हमें जो है एस्टिमेट लेना पड़ता है अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, या नॉर्मली हम उसको देखते हैं कि कितना एक प्रोडक्ट यूज हो रही है। दूसरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कि आप उसको ऑर्डर करते हो तो उस पर आपका कितना खर्चा आता है। थर्ड आपके पास है कैरिंग कॉस्ट, अगर आप उसको जो है मेंटेन रखते हो, अपने पास जो है रखते हो, तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कहता है कि ऑर्डरिंग मींस आइदर द परचेज और प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स, कि आप एक चीज को प्रोड्यूस करते हो, आप जो है उस पर कितना खर्चा आ रहा है, या आप उसको जो है क्या करते हो, परचेज करते हो, तो उस पर आपका कितना खर्चा आता है। तो ये तीन कॉस्ट जो है क्या करती है, आपको जो है हमने ऑप्टिमम लेवल डिफाइन करने में हमें हेल्प आउट करती है, और ये तीन चीजें मिलके क्या करती हैं, हमें जो है बेस देते हैं किसकी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की। ठीक है, कि हमारी जो है टोटल इन्वेंट्री पे कॉस्ट कितनी आएगी, जिसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दो सेक्शंस में। पहले हमारे पास आ जाती है कि C इंटू क्यू बाई टू, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट, और हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती है। हमने कहा C क्या शो कर रहा है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर पीरियड, ड्यूरेशन के साथ स्पेसिफिकली हम इसको चेक करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, कि जितने ऑर्डर्स आप करते हो उसके वक्त जितने आपका जो है उस पर कॉस्ट आ रही है। और थर्ड एस जो हमने वहां पे जिक्र किया हुआ है, वो आपके पास क्या है, टोटल यूजेज ड्यूरिंग द पीरियड, कि आप उसको कितना यूज कर रहे हो ड्यूरेशन उस टाइम के अंदर। और क्यों? तो आपके पास जो है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, एक जो है नॉर्मल क्वांटिटी आप शो कर रहे होते हो, लेकिन आपका जो है कंसर्न किसके साथ होता है, एवरेज के साथ होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो पता नहीं होता।
सो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है आपके यूज हो रही होती है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं कि कितनी आइटम्स आपके जो है क्या हो रहे हैं, ओवर टाइम यूज हो रहे हैं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको जो है एवरेज ले लेते हैं कि हम कहते हैं कि जी ऑन एवरेज हम जो है इतना इन्वेंट्री जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है उसके कंसर्न करने के लिए उसको क्या करते हैं, Q/2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसके साथ कैरिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पर यूनिट हमारी जितनी कैरिंग कॉस्ट आ रही थी उस ड्यूरेशन के अंदर, उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारी जो है एवरेज इन्वेंट्री कितनी कंज्यूम हो रही है। और उसके साथ हम ऐड कर देते हैं कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, उसको हमने डिवाइड कर दिया किस पे, कि हमारा कितने जो है क्वांटिटी यूज हो रही है और कितना जो है हम और जो है टोटल उसकी क्वांटिटी हम लेकर आते हैं और कितनी उसमें से यूज हो रही है, तो उसमें हम उसको डिवाइड करते हैं। जब हम इन तीनों को जो है दोनों पोर्शन को सॉल्व करते हैं और ऐड कर देते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी इनकर हो रही है। ठीक है, सो हम जो है इस तरीके से अपनी जो है टोटल कॉस्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसको जो है ऑप्टिमम लेवल फाइंड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। वही हमें जो है इसका बेस्ट सोल्यूशन देता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहता है कि द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंटरी आइटम्स टू ऑर्डर सो दैट इन्वेंटरी कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड ओवर फर्म्स प्लानिंग पीरियड। कि उसकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, ठीक है, ऑर्डर करने की होगी, ठीक है, और जो उसको जो है सिंपली जो तीनों चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं कि उसके जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी या जो है उसकी यूजेज हो गया, एवरेज यूजेज, और हमारे पास जो है उसके जो कैरिंग कॉस्ट है वो सारे के सारे जो है एक मिनिमम लेवल पे आ जाए, उसको हम कम से कम रखें। तो उसके लिए हमें क्या करता है कि जो है प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके लिए हमें जो है एक स्पेसिफिक लेवल ढूंढना पड़ता है कि अगर हम इतनी चीज़ें मंगवाएंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सकती है। इसका फार्मूला अगर हम देखें तो क्या है, क्यू, यहाँ पे हमने इसको स्टेरिक से शो किया हुआ है। क्यू स्टेरिक से इसलिए हमने शो किया क्योंकि ऑप्टिमल क्वांटिटी के लिए या फिर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए शो करते हैं। ठीक है, ये जनरल क्वांटिटी के लिए नहीं है, ओवरऑल क्वांटिटी के लिए नहीं है, बल्कि ये ऑप्टिमम क्वांटिटी को शो करता है, इसलिए हम इसको स्टेरिक क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ओ हमारे पास सेम ऑर्डरिंग क्वांटिटी, एस यूजेज, और सी आपके पास कैरिंग हो गया। तो हम क्या कर देते हैं कि ऑर्डर को जितना आपने ऑर्डर किया था और जितना आपने यूज किया था उसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद जो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं अपनी कैरिंग कॉस्ट पे, और उसका हम जो है क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, जिसको जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए से एक्सप्लेन करते हैं। बास्केट वेंडर की एग्जांपल हमने ली हुई है। बास्केट वेंडर क्या कहता है कि इज एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर फैब्रिक यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बास्केट। कि वो क्या करता है, फैब्रिक्स को यूज करता है, प्रोडक्शन करता है किस चीज की, बास्केट्स की। तो वो क्या करता है कि 10,000 yards of fabrics were used at a constant rate last period. कि last year या last duration जो उसका time duration उसने अपने लिए फ्रेम बनाया हुआ था, उसके अंदर उसने क्या किया, 10,000 yards of fabrics को यूज किया। Each order represents an ordering cost of $200। कि जब भी वो जो है एक ऑर्डर करता है, वो उसको कितने कॉस्ट होती है, वो $200। कैरिंग कॉस्ट आर 1 पर यार्ड ओवर 100 डेज प्लानिंग पीरियड। ठीक है, और 100 दिन जो है उसको लग जाते हैं। जब वो क्या करता है कि उसको कैरी करता है, उसपे जो है 100 दिन उसको कैरी करने के उसको $1 जो है उसको 1 यार्ड पे जो है पर $1 पर यार्ड पे जो है उसको पे करना पड़ता है। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, कहते हैं कि व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसके लिए हमें जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी सूटेबल होगी, कि हमें कितने यूनिट्स मंगवाने चाहिए। तो सिंपली कहता है कि वी सॉल्व द फॉर द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन द ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 पर your order over the period 10,000 units and $1 per yard। ठीक है, कि हम जो है क्या कर लेते हैं, हम जो है 1 यार्ड उसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जब हम इसको पुट कर देते हैं वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास जो है हमें कितने यूनिट्स जो है ऑप्टिममली जो है ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचाएगी, तो वो है 2000 यूनिट्स। कि हम जब भी ऑर्डर करें तो हमें 2000 यूनिट्स को ऑर्डर करना चाहिए। यहाँ पे हमारे जो है कॉस्ट भी कम होगी और हमारी जो है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो भी कम होगी, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगी, और हमारे जो यूजेज है उसके हिसाब से ये सब कुछ बराबर चलेगा। और इसको हम क्या करते हैं कि ग्राफ के जरिए से शो करते हैं। कहते हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिप्रेजेंट द मिनिमम पॉइंट इन टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। ये आपको क्या करता है, एक मिनिमम पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट देता है। ठीक हो गया, जो है आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको सजेस्ट करता है। तो अगर हम देखें तो ब्लू लाइन हमारे पास क्या शो करती है, हमारे जो है कैरिंग कॉस्ट को शो करिए, क्योंकि वो फिक्स्ड है। वो तो हमें क्या कहा कि आप जो है गोदाम वगैरह में रखोगे तो वो तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो वो अपर से लोअर आ रही है, क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट्स आप मंगवाओगे तो उतना आपका जो है खर्चा कम होता जाएगा उसमें, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। जबकि अगर हम देखें तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का अगर जो है कर्व देखें, यहाँ पे जो है अगर हम क्यू को देखें तो वो कहाँ पे लाइक कर रहा है, यहाँ पे जो है उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है। तो हमारा जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो जो है यहाँ पे लाई कर रही है, ऊपर लाई कर रही है, क्योंकि उसका कर्व जो स्लोप सा बन रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है। और हमारे जितने जो है ऑर्डर ज्यादा होगा, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होती जाएगी, उसके साथ साथ हमारी जो है इन्वेंट्री ज्यादा होती जाएगी। लेकिन ये एक वाहिद पॉइंट है, इस पॉइंट पे
कि जहाँ पे ये सारे के सारे जो है एक ऑप्टिमम लेवल पे चल रहे हैं। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या कर रहा है, एक ऑप्टिमम लेवल डिसाइड करने में हेल्प आउट कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है व्हेन टू ऑर्डर। ठीक है कि चलो हमने कह दिया कि क्वांटिटी तो हमने डिसाइड कर ली कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जरिए से आप ऑप्टिमम लेवल को डिसाइड कर लेते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना चाहिए आपको। तो उसके लिए हमें जो है दो चीजें देखनी पड़ती है, दो जो है टेक्नोलॉजीज को देखना पड़ता है। पहला हमारे पास है लीड टाइम। ये हो गया कि आपके पास क्या है, द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर फॉर इन्वेंटरी आइटम्स एंड व्हेन द आइटम इज रिसीव्ड इन इन्वेंटरी। कि जब आपने एक चीज का ऑर्डर दे दिया और वो जो है आप तक पहुंच रही है, तो उसके दरमियान भी तो टाइम ड्यूरेशन लगता है। लेट्स से आप क्या करते हो कि वुड मंगवा रहे हो, तो वुड जो है डायरेक्टली आपके पास तो नहीं मौजूद, आप उसी जंगल में तो नहीं बैठे हुए, बल्कि वहां से आने में भी तो टाइम लगेगा। ठीक है, सो आपने वो देखना होगा, और वो जो टाइम कंसिडर होता है उसको हम कहते हैं लीड टाइम। ऑर्डर पॉइंट किसे कहते हैं, कहता है कि द क्वांटिटी टू व्हिच इन्वेंटरी मस्ट फॉल इन ऑर्डर टू सिग्नल दैट एन ऑर्डर मस्ट बी प्लेस्ड टू रिप्लेनिश एन आइटम। कि आपने क्या करना होगा कि वो पॉइंट आपके पास ऑर्डर पॉइंट कहलाता है कि जहां पे आपको जो है सिग्नल मिल जाता है कि अब आपका सामान जो है खत्म होने वाला है, आप दोबारा जो है इसको इन्वेंटरी को रिफिल करा लो। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन में आपके क्या होता है कि आपके जो है 15% या 5% चार्ज रह जाता है, तो मोबाइल फोन आपको जो है सिग्नल देता है कि जी आपके जो है मोबाइल में चार्ज 5% रह चुके हैं, या लैपटॉप आपको बता देते हैं कि जी आपके जो है चार्ज कम हो चुके हैं, इसको चार्ज कर लें, अदरवाइज जो है हाइबरनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, उसको डायरेक्टली चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने ऑर्डरिंग पॉइंट भी आपको हेल्प आउट करता है कि कब आपने जो है अपने जो है इन्वेंट्री को दोबारा से रिन्यू कराना है। तो उसके लिए हम फार्मूला सिंपल सा हम कहते हैं कि लीड टाइम, कितना टाइम लगता है उसको पहुंचने में, और कितना ऑन एवरेज जो है या डेली हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कितने यूनिट्स हमारे डेली इस्तेमाल होते हैं। सो प्रीवियस एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं बास्केट वेंडर्स की। हम कहते हैं कि जूलियन मिलर ऑफ बास्केट वेंडर्स हैज डिटरमाइंड दैट इट टेक्स ओनली 2 डेज टू रिसीव द ऑर्डर ऑफ फैब्रिक आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर। सो व्हेन शुड जूली ऑर्डर मोर फैब्रिक। कि वो कहता है कि जी हमें जो है 2 दिन लग जाते हैं हमारे पास जो है फैब्रिक आते हुए, जब खत्म हो जाता है तो हम मंगवाते हैं, तो 2 दिनों में वो पहुंच जाता है। तो उसको अब कब जो है ऑर्डर करना चाहिए कि उसके पास जो है सामान खत्म ना हो और वो जो है पहुंच जाए। तो कहते हैं कि लीड टाइम हमने कहा कि 2 दिन है। हमारे डेली यूजेज जो हमने कहा था कि 10,000 है, और उसने कहा था कि वन हमारे पास क्या था, $1 हम जो है 100 दिनों के ले रहे हैं। तो हमने 100 दिनों पे उसको डिवाइड कर दिया, हमने कहा कि 100 यार्ड जो है हम क्या कर रहे हैं पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिंपल हमने क्या कर दिया, ऑर्डर पॉइंट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, जिससे क्या आया 200 यार्ड्स हमें क्या करना पड़ेंगे, ऑप्टिमम हमारे पास जो ऑर्डर पॉइंट है, जहां पे हमारे जो है जब ऑर्डर पहुंच जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को मंगवाना पड़ेगा। जो कि ग्राफ के जरिए से आपको प्रॉपर समझ आएगा कि हमारे जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑप्टिमम लेवल हमने कहा कि 2000 यूनिट्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, और जब हमारे पास जो है ऑर्डर हमने कब करना है कि जब हमारे पास जो है 18 दिन तक हमारा जो है सिस्टम चलता रहा है, फैब्रिक हमारे पूरे थे, लेकिन हम देखें तो 18वें दिन पे हमारे जो है 200 का लेवल अचीव हो गया, पॉइंट पहुंच गया। जब 200 का पॉइंट पहुंच गया तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सामान को ऑर्डर करेंगे, और जब वो पहुंचेगा तो हमारी जो है इन्वेंट्री तब तक खत्म हो चुकी है और नई इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। फिर जब नई इन्वेंट्री पहुंच जाएगी तो दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम, और फिर जब ये जो है 18 दिन इसके पूरे हो जाएंगे, तो फिर जब ये यहाँ तक पहुंच जाएगा तो हम जो है फिर दोबारा से हमारा सामान पहुंच जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये ड्यूरेशन चलता रहेगा। और लीड टाइम हमारे पास हमने क्या कहा था, 2 डेज है, तो इसलिए हमने कहा कि आपके पास क्या होगा कि 18 से 20 जो है, जो 2 दिन इसके दरमियान लाई कर रहे हैं, उसके दरमियान आपका सामान जो है पहुंच जाएगा। हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि जी हर चीज़ जो है एक उसके लिए सेफ्टी लिमिट भी होनी चाहिए, क्योंकि हम उसको जो है एक्सट्रीम पे तो नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि एक्सट्रीम पे जो है वो खत्म हो जाए और फिर सामान है, और अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ पे जो है सामान ना पहुंच जाए, कुछ केस और जो है प्रॉब्लम फेस हमें करनी पड़ जाए, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, सेफ्टी भी रखनी पड़ती है। और उसके जो है सेफ्टी के लिए हम उसको कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। The inventory stock held in the reserve as a cushion against the certain demand, uncertain demand and replacement lead time। ठीक है, क्या हम क्या करते हैं कि लीड टाइम के जो है रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपके पास अनसर्टेन डिमांड्स हो तो हम क्या करते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं कि our previous example assume a certain demand and certain lead time। when demand or lead time are uncertain, then the order point is कि जब आपके पास जो है सर्टन ना हो कि कितना जो है उसकी डिमांड है प्रोडक्ट की, या जो है आपको ये नहीं पता कि जी कब उसकी एकदम से डिमांड बढ़ जाएगी, आपको ये नहीं पता कि कितने टाइम में ये पहुंचेगा एग्जैक्ट ड्यूरेशन, तो आप क्या कर लेते हो कि एवरेज के जरिए से उसको मेजर करने की कोशिश करते हो कि आप देखते हो कि ऑन एवरेज हमारे पास सामान कितने टाइम में आ जाता है। ठीक है, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 13 दिन, कभी 9 दिन, कभी 8 दिन, इस तरीके से उनका आप एवरेज निकाल लेते हो, वो लिख लोगे और उसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर लोगे किसको, कि ऑन एवरेज आपके जो है कितनी यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया, स्टॉक आपके कितना जो है यूज हो रहा है, कभी 10 सेल आउट हो रहा है, कभी 5, कभी 8, कभी 9, तो उसका एवरेज फाइंड कर लोगे और मल्टीप्लाई कर लोगे, और उसके साथ आप क्या कर लोगे, एक जो है सेफ्टी स्टॉक को भी रख लोगे कि जो आपके पास एज ए बैकअप इस्तेमाल होगा। जैसे जो है जब हम गाड़ी वगैरह में देखते हैं तो हमारे पास रिजर्व पेट्रोल होता है,
ठीक है, तो रिजर्व हम किस लिए होता है, वो सेफ्टी होता है कि आपके जो है अगर आउट ऑफ जो है पेट्रोल हो जाए तो आपके पास इतना पेट्रोल होना चाहिए कि आप उसको फ्यूल स्टेशन तक पहुंचा सकें। सो हमें जो है उसी एग्जांपल को ग्राफ के जरिए से देखें तो हमारे पास हमने क्या कहा था कि जो है अब हमारे पास ऑर्डरिंग पॉइंट, तो हमने क्या कहा था कि हमें जो है 18वें दिन पे करना होगा। ठीक है, तो 18वें दिन पे हमने जो है जब ऑर्डर किया तो हमारे पास जो है हमने उसके लिए एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी लेकर आए, क्योंकि पहले ऑप्टिमम हमने 2000 कहा था, अब हमारे ऑप्टिमम हमने कहा कि 2200 आ रहा है, क्योंकि हमने जो है सेफ्टी के लिए भी जो है कुशन रख दिया, उसके लिए भी एक अपना जो है स्पेस रख दिया, तो इसलिए 200 यूनिट्स हमारे एक्स्ट्रा आ गए। जब यूनिट एक्स्ट्रा आ गए तो अगर उसके हिसाब से हम देखें तो हमने जो है क्या किया, जब 400 यूनिट हमारे पास मौजूद थे 18वें दिन पे हमने ऑर्डर दे दिया, और जब हमारे जो है यूनिट्स क्या थे कि यहाँ पर पहुंच रहे थे, ठीक हो गया, जब जो है वो सेफ्टी स्टॉक के अंदर एंटर हो रहे थे तब तक जो है 20वें दिन पे हमारा जो है सेफ्टी स्टॉक टच हुआ। तो अब अगर सामान पहुंच गया तो ठीक है, आप इसको क्या करोगे, रिफिल करा लोगे। अगर सामान नहीं पहुंचा तो आप सेफ्टी स्टॉक तक जा सकते हो, आप जो है आउट ऑफ स्टॉक की सिचुएशन से बच सकते हो। और इसी को इन्होंने जो है यहाँ पे शो कर दिया कि आपके पास क्या एक्चुअल लीड टाइम इज 3 days एट 21 डे। तो 21वें दिन पे लेट से अगर जो है वो लीड टाइम आपका बन जाता है, वो सामान जो 21वें दिन पे पहुंच जाता है, तो क्या हुआ, कहता है कि द फर्स्ट डिप्स इनटू द फर्म डिप्स इनटू द सेफ्टी स्टॉक। क्या फर्म जो है अब क्या हो गई है, सेफ्टी साइड पे आज गई है, वो अपने रिजर्व को इस्तेमाल कर रही है और उसको जो है हेल्प आउट हुआ बजाय उसके कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता। तो इस तरीके से आपको जो है सेफ्टी स्टॉक हेल्प आउट करता है आपको आउट ऑफ स्टॉक होने से, क्योंकि अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आपका इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ता है। और इसलिए कहते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। तो क्या कि हमें फिर कैसे पता चलेगा, तो क्या कि आपके सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए, कितना हमें सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। तो वो जो है 4 मेजर चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन इन्वेंटरी डिमांड, कि डिमांड अगर जितनी अनसर्टेन हो, कभी ज्यादा हो कभी कम और ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हो, तो आप उसको अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे कि कितनी फ्लक्चुएशंस चल रही है। दूसरी चीज कहता है कि आपके पास लीड टाइम है अनसर्टेन हो, कभी ज्यादा जल्दी आ जाता है, कभी लेट आ जाता है, कभी जो है उससे ज्यादा लेट हो जाता है। तो आपको टाइम का पता नहीं चल रहा होता है कि कितना जो है इस पे टाइम मैक्स जो है ऑन एवरेज लगेगा, या जो ये कितना एग्जैक्ट टाइम लेता है, तो आप उसके हिसाब से क्या करते हो, ज्यादा सेफ्टी स्टॉक कर लेते हो। थर्ड, कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपकी जो है कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, कि आपके पास सामान खत्म हो जाता है और आपके कस्टमर जो है आपसे चले जाते हैं, स्विच हो जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, और फोर्थ क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री, कि अगर आपकी जो है कॉस्ट इन्वेंट्री को रखने की बहुत ज्यादा हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से जो इस चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हो कि मैं कम सामान लाऊं ताकि मेरा जो है गोदाम वगैरह का खर्चा कम हो, मैं उसको जो है क्या कर सकूं, अपने आप को बचा सकूं। और इन चीजों को ओवरकम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या कहता है कि हमें जापान जो है इंडस्ट्री ने दिया, कहता है कि एन अप्रोच टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इन व्हिच इन्वेंटरीज आर एक्वायर्ड एंड इंसर्टेड इन प्रोडक्शन एट द एग्जैक्ट टाइम दे आर नीडेड। आप क्या करते हो कि ऑर्डर्स लेते हो, और ऑर्डर जब जैसे ही आपके कंफर्म हो जाता है आप उसको बनाना शुरू कर देते हो। ठीक है, जैसे आप जो है यहाँ पे नॉर्मली फास्ट फूड वगैरह के और उसको देख लें कि वो जो है क्या करते हैं कि तब तक जो है बर्गर वगैरह नहीं बनाते, जब आप उसको ऑर्डर दे देते हो वो आपके सामने ही उसी वक्त प्रिपेयर करके आपको दे देता है। तो इससे क्या हो जाता है कि उनके पास जो है वेस्टेज के चांसेस खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जितनी भी गाड़ियों की जो है इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो भी जो है क्या करती है कि जब भी नया मॉडल लॉन्च होता है तो उनको इसकी प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं होती कि एक्सेप्ट करेगा मार्केट के नहीं करेगा। तो वो क्या करती है कि ओपनली आपको कहती है कि आपने जो है बुकिंग्स कराएं, तो जब बुकिंग्स हो जाती हैं तो वो जो है उन ऑर्डर्स को फुलफिल करती है, और उससे अंदाजा उनको हो जाता है कि जी कितने हमने प्रोडक्शन करनी है, और वेस्टेज भी बच जाता है। और इसके लिए आपको क्या चीज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है कि वेरी एक्यूरेट प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। जितना आपका एक्यूरेट प्रोडक्शन और इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा कि आपका कितना टाइम ड्यूरेशन हर स्टेज पे लग रहा है, और इन्वेंट्री आपकी कितने दिनों में पहुंच रही है, तो तब आप जो है इसको यूज कर सकते हो। सेकंड कहता है कि हाईली एफिशिएंट परचेजिंग। ठीक है, कि आपकी जो परचेजिंग है, ऑर्डर्स जो आपके प्लेस हो रहे हैं वो एफिशिएंटली हो रहे हैं, तभी आप इसको यूज कर सकते हो। रिलायबल सप्लायर्स हैं, ये ना हो कि आपका सप्लायर आपको कह दे कि जी मैं तो आउट ऑफ स्टॉक हूँ, मैं आपको जो है रॉ मटेरियल नहीं दे सकते, या मैंने किसी और के साथ डीलिंग कर ली। नहीं, बल्कि आपका जो है एक काबिल एतबार बंदा आपका होता है सप्लायर, जो आपको पता होता है कि जिस टाइम भी आप उससे जो है रॉ मटेरियल मंगवाओगे वो आपको अवेलेबिलिटी शो करेंगे, तब आप इस पे जो है रिलाई करते हैं। फोर्थ कहता है एफिशिएंट इन्वेंट्री हैंडलिंग सिस्टम, और आपका जो है इन्वेंट्री को हैंडल करने का सिस्टम बहुत प्रॉपर हो, कि जैसे यूनिट्स प्रिपेयर हो जाते हैं उनको जो है सेल आउट कर देते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। लास्ट में आपके पास जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है आजकल, जो है काफी इस पर फोकस हो रहा है, अपनी एक फील्ड बना गई है, स्पेशलाइजेशन की डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस इस पे दिए जा रहे हैं कि लोगों को फेमिलियर कर जाए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। सो कहता है कि मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ मूविंग गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सप्लाई टू एंड कस्टमर, कि आपके सामान जो है वो जो गुड्स है या सर्विसेज है वो आपके जो है मूव करे कहाँ से, सप्लायर से एंड कस्टमर तक, कि जो बंदा इसको एक्वायर कर रहा है वहां से सामान लेकर आप क्या करते हो, उसको एंड जगह तक पहुंचा लेते हो। इसको हम सारा का सारा जो प्रोसीजर हमारा जो होता है, जिसमें जितनी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं,
उसको हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और कहता है कि जे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल्स इज वन लिंक इन एससीसीएम। और जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या करती है, इसके साथ एक स्पेसिफिक लिंक है उसका जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ। और कहता है कि द इंटरनेट हैज एनहांस्ड एससीएम एंड अलाउज फॉर many business to business transactions। और ये ज्यादातर business to business transaction जो है वो यूज करते हैं कि उनको जो है सामान कैसे पहुंचेगा, उसके जो है कितनी कॉस्ट आएगी, उसके जो है कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, उन सब चीजों को मैनेज करने का तरीकाकार बताता है। और कहते हैं कि कंपटीशन थ्रू B2B ऑप्शंस हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट स्पेशली स्टैंडर्डाइज्ड आइटम्स। कि आपके पास जो स्टैंडर्डाइज आइटम्स होते हैं उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करने में आपकी जो है B2B जो है ऑप्शंस के थ्रू होती है। जब आपकी जो है चीजें ऑप्शंस के थ्रू होना शुरू हो जाती हैं तो उसमें जो है एक अच्छी प्राइसेस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे टॉपिक्स थे जो हमने इस चैप्टर में देखे। और ये जो है हमने देखा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी इन्वेंट्री प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रही होती है तो आपकी जो है वेस्टेज कम हो जाती है और आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। क्योंकि हमने क्या कहा कि जितनी आपकी कॉस्ट कम होगी उतना आपके प्रॉफिट्स के चांसेस ज्यादा होंगे। तो हम अगर अपने जो है प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें जो अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा और अपने जो है रिसीवर्स पे भी फोकस करना होगा कि वो प्रॉपर्ली हमारी कलेक्शंस हो, प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके और हम उसको जो है बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और जो कंपनियां जो है इन चीज़ों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लेती हैं वो जो है क्या कर सकती हैं, हर चीज़ मार्केट में जो है हर एक के साथ कम्पीट कर सकती हैं और वो अपने प्रॉफिट्स को जो है एक अच्छे मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकती हैं। सो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।